Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिचपरी आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो सीरीज है ये हमारी थ्योरेटिकल सीरीज है और इसके साथ साथ हमारी MCQ सीरीज भी चल रही है। थ्योरेटिकल सीरीज का ये आज लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में आपका पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ टॉपिक बचता है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं भी देखूंगा और कोई टॉपिक शेष रह गया होगा तो मैं उसे आने वाली वीडियो में आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे एक तो जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है एक एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा क्या रहती है। सेकंड करेंगे आपका EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट यानी पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव। और लास्ट में हम करेंगे जो आपके एक्ट हैं यानी कौन सा एक्ट कौन सी सन में बना है, जो इतने भी आपके पॉल्यूशन एक्ट हैं वो कौन सा और कौन सी सन में बना है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका एसिड रेन। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या रहती है। सबसे पहले ये समझो पानी का आप pH जानते होगे, pH क्या रहती है। अगर पानी की pH 7 है तो वो सामान्य पानी है। अगर पानी की pH 5.5 से कम होती है तो वो क्या बन जाता है, एसिडिक यानी अम्लीय बन जाता है। अगर पानी की pH आपकी 7.5 से ऊपर चली जाती है तो वो क्या बन जाता है, बेस यानी क्षार बन जाता है। ठीक है, यानी ऐसा बारिश का ऐसा पानी जिसकी pH वैल्यू 5.5 लगभग 5.5 से कम होती है तो उस वाली एसिड रेन को बोलते हैं हम अम्ल वर्षा। ठीक है, pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए एसिड रेन की, 5.7 हो या 5.6 हो, 5.4 हो। बहुत सी बुकों में अलग अलग है, लेकिन जो एवरेज रहती है, जो अगर हम एवरेज निकालेंगे सभी बुकों से तो वो वैल्यू आती है आपकी 5.5 के समथिंग। ठीक है, अम्ल वर्षा कैसे होती है, देखो ये समझो। जो आपका वाहनों से जो आपका धुआं निकलता है उसमें क्या रहती है आपकी, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रहती है SO2 और एक कौन सी रहती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड ऊपर जाती है और पानी के साथ मिलके आपकी SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। ठीक है, और वही आपका पानी की फॉर्म में पृथ्वी पे गिरता है। ठीक है, देखो समझो, अम्ल वर्षा जल के pH मान को क्या कर देती है, कम कर देती है। जब pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें भी वर्षा के जल से के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, HNO3 बनाती हैं। ठीक है, देखो आपका धुआं नीचे से जा रहा है, ठीक है, ऊपर से पानी आ रहा है तो नीचे से कौन सी गई, SO2 गई और एक आपकी नाइट्रस ऑक्साइड NO गई। ठीक है, वो क्या करेगी, NO यहाँ से। ठीक है, NO की मैं रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्लस H2O एरो HNO3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये मैंने आपकी रिएक्शन दिखा दी HNO की। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की। ठीक है, एक आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। देखो वाहनों से जब धुआं निकलेगा, ठीक है, वाहनों से क्या निकलेगा, जब धुआं निकलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर से क्या रही होगी आपकी, पानी बरस रहा होगा। जब ये जो गैस हैं पानी के साथ रिएक्शन करके आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 बनाती है। ठीक है, वर्षा के साथ मिलकर HNO3 बनाती है। अम्ल वर्षा कुल 60 से 70% सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, यानी जो आपसे पूछे MCQ में कि अम्ल वर्षा का सबसे प्रभावी स्रोत कौन सा है तो वो रहेगा आपका सल्फर ऑक्साइड, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO भी वर्षा के जल के साथ कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो कि जल को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, आपकी CO हुई, SO2 हुई, NO हुई और CO2, ये सभी गैस क्या बनाती हैं, आपकी अम्ल वर्षा को बनाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कौन बनाती है, वो बनाती है आपकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कुछ स्थानों पर अम्ल वर्षा का मान 2.8 तक पाया जाता है जिसके कारण आपके निम्न प्रभाव पाए जाते हैं। वो आपके जहाँ पे कहीं पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है और जैसे आपके ज्वालामुखी के आसपास आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो काफ़ी एसिडिक होती है, उसकी pH वैल्यू लगभग 3 से कम रहती है। ठीक है, लगभग क्या रहती है, 3 से कम रहती है। ये है आपकी एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहला है पेड़ पौधों पर प्रभाव। अम्ल वर्षा से पौधे नष्ट हो जाते हैं, पत्तों के रंग भी उड़ने लगते हैं एवं पत्तों में क्लोरोफिल की कमी के कारण फसल की बढ़त भी रुक जाती है। क्योंकि अम्ल वर्षा जब पत्तों के लीव्स पे पत्तियों पे गिरती है तो वो उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उन्हें जला देती है, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट है जीव जंतु पे प्रभाव।
जल में रहने वाले सभी जीव 4 से कम pH मान की वर्षा की एक बूंद को भी सहन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अम्ल वर्षा होगी तो अगर अम्ल वर्षा का pH की वैल्यू आपकी 3 है, अगर वो पानी में गिरेगी, एक पॉन्ड में गिर जाएगी, तो वहाँ का भी pH वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ उसके अंदर जितने भी जीव जंतु रह रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और वो पानी भी कैसा हो जाएगा, आपका दूषित हो जाएगा। पदार्थों पर प्रभाव। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र क्रियाशाली एवं क्षयकारी है, कोरोसिव है। इसके कारण प्रभाव से लोहे की सतह पर नीला FeSO4, कॉपर की सतह पर हरा COSO4 एवं एल्यूमिनियम की सतह LOSO4 जम जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, यानी लोहे पर FeSO4 की परत जम जाती है और कॉपर पर SO2 की परत जम जाती है, जिसे हम जंग बोलते हैं, और एल्यूमिनियम पे Al2SO2 की SO4 होता है, इसकी परत जम जाती है, जिससे क्या रह जाता है, इनका जो वेट होता है, यानी जो ये धातुएं क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, बारिश के सीजन में आप कभी आपकी जो केबल होगी, आपने देखा होगा जो आपकी एल्यूमिनियम की सिल्वर की केबल होती है, उस पर एक पाउडर सी फॉर्म आ जाती है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, वही रहती है आपका Al2 होल ट्राइस SO4 का थ्राइस, ठीक है। यह कपड़े, कागज एवं चर्म उत्पादकों का भी रंग उड़ा देता है, ठीक है। यह इनके रंग भी उड़ा देता है, और इसके साथ साथ ये भवनों की जो बिल्डिंग होती है, आपकी जो एसिड रेन होती है, भवनों की जो बिल्डिंग होती है, उसके कलर को भी उड़ा देती है। फॉर एग्जांपल आपका ताजमहल आपका संगमरमर पत्थर का बना है, जिसके वो एसिड रेन की वजह से ही उसका रंग क्या है, उसका रंग अब धीरे धीरे क्या पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। उसका रंग क्या पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। अम्ल वर्षा विशेषकर क्षारीय भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट एवं संगमरमर आदि को खराब कर देती है। इनकी सतह को खुरदरी कर देती है, और इनमें जो कैल्शियम होता है उसे सल्फेट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उनका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका EIA की फुल फॉर्म आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो EIA की फुल फॉर्म है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, ठीक है। इसे समझो, किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व उसके जैव, भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रशासनिक प्रभावों की पहचाने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा शमन करने की प्रक्रिया को EIA कहते हैं। देखो सिंपल भाषा में क्या है, अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट का कार्य है, बड़ा कोई आप इंडस्ट्री लगा रही हो, तो इंडस्ट्री को लगाने से पहले आप क्या देखोगे, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके द्वारा उसके आसपास के वातावरण, जैविक, भौतिक एवं सामाजिक, वहाँ के रहने वाले लोग, आसपास के जंगल, वहाँ के जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस सब चीज़ की गणना करना ही कहलाता है आपका EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट। क्या, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट, ठीक है। इसके द्वारा अगर जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, जब कभी वो किसी इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट का वो सर्टिफाई देती हैं, तो उससे पहले वो क्या करती है, जो प्रोजेक्ट है उसकी स्टडी करती हैं कि उसके द्वारा क्या क्या आपका पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूँ, आपका आनंद कॉलेज और आपके जो हिंदुस्तान कॉलेज है BMS, उससे जो आपका पानी निकल रहा था, उस पानी के द्वारा जो आपकी कीटम झील थी, आगरा की बात कर रहा हूँ, कीटम झील, तो कीटम झील का पानी क्या हो रहा था, दूषित हो रहा था, क्योंकि वो हॉस्टलों और कॉलेज का जो पानी आ रहा था बेकार, वो उसी झील में जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे उस झील में रहने वाले जो भी आपके पर्यावरण थे, आपके जीव जंतु थे, वो मरना स्टार्ट हो गए थे। इसीलिए उस पर अब क्या चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को देने से पहले हमें उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए कि उसके द्वारा इन्वायरमेंट पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे, सामाजिक पे, जीव जंतु पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वही कहलाता है आपका EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में EIA मेथड, यानी EIA के जो मेथड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। EIA के मेथड, बेसिकली जो EIA के मेथड होते हैं वो 3 होते हैं। पहला रहता है प्रारंभिक छानबीन, दूसरा रहता है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, तीसरा है विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। जो आपका तीसरे नंबर का है, इसे फिर हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका बेसलाइन डाटा, सेकंड है प्रभावों की पहचान करना, सेकंड है प्रभावों की भविष्यवाणी करना, फोर्थ है आपका प्रभावों का मूल्यांकन करना, और लास्ट वन न्यूनीकरण उपाय, ठीक है। तो प्रारंभिक छानबीन क्या रहता है, ठीक है, अब इसे समझो।
देखो, जब कोई योजना लागू हो जाती है, ठीक है, लागू हो जाने वाली विकास परियोजना के बारे में, यानी कोई हम योजना लागू कर रहे हैं तो उस परियोजना के बारे में सर्वप्रथम हमें यह तय करने की आवश्यकता रहती है कि उस योजना के कारण पर्यावरण, यानी परियोजना के कारण पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्रारंभिक छानबीन में क्या प्रारंभिक छानबीन की जाती है, यानी सिंपल इसमें प्रारंभिक छानबीन, जैसे कोई आपकी इंडस्ट्री है उसके द्वारा पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी छानबीन की जाती है, ठीक है। इसमें कोई गंभीर प्रभाव उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। इसमें हम सिर्फ वही केस स्टडी करेंगे जो कि आपके सिंपल रहते हैं, ठीक है। वो किस में आएंगे आपके प्रारंभिक छानबीन। सेकंड है आपका तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ठीक है। किसी परियोजना से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आभास होने पर, ठीक है, प्रारंभिक छानबीन में सिर्फ हम ये स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। और तीव्र पर्यावरण सेकंड वाले में अगर हमें मालूम है कि इसके द्वारा हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, निम्न कार्य करते हैं, ठीक है। उस तीव्र यानी हमें अब मालूम पड़ी कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, निम्न उपाय करेंगे। जैसे पहला है परियोजना के पर्यावरण पर मुख्य प्रभावों की पहचान करेंगे, यानी अगर आपकी कोई परियोजना है या आपका कोई प्रोजेक्ट है वो पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव डाल रहा है उसकी पहचान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका दूषित पानी निकाल रहा है, या आपका सॉलिड जो आपका रॉ मटेरियल है, बेकार सब वेस्ट है, उसे बाहर फेंक रहा है, ठीक है। ऐसे प्रभावों की पहचान करेंगे। सेकंड है स्थानीय क्षेत्र पर परियोजना का प्रभावों की पहचान करेंगे, यानी जो आसपास की जो इंडस्ट्री है उसके आसपास जो भी आपका क्षेत्र है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो उसकी पहचान करेंगे। थर्ड है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शीघ्रता से करना होगा। मूल्य लाभ का विश्लेषण, जो मूल्य लाभ होता है उसका विश्लेषण करना होगा। और फोर्थ वन, ऐसे विवादित विषयों की सूची तैयार करना जिनका समाधान नहीं हो सकता, जिनका विस्तार से परीक्षण करना आवश्यक है, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं विषयों की पहचान करते हैं जिन पर संसाधनों के अनियंत्रित व्यय से पर्यावरण प्रभावित होता है, ठीक है। इस मेथड में हम कौन से प्रभावों की पहचान करते हैं, जिससे संसाधनों के अनियंत्रित व्यय से पर्यावरण प्रभावित होता है, ठीक है, उनकी हम क्या करेंगे, इससे पहचान करेंगे। थर्ड वन है आपका विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इसमें आपके 5 आपके मेथड आते हैं, ठीक है, 5 रहते हैं। सबसे पहला रहता है बेस लाइन डाटा, सेकेंड रहता है प्रभावों की पहचान करना, थर्ड रहता है प्रभावों की भविष्यवाणी करना, ठीक है, और फोर्थ रहता है प्रभावों का मूल्यांकन करना, और फिफ्थ रहता है न्यूनीकरण उपाय, ठीक है। अब इसका बेस लाइन डाटा की इसमें समझो, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बेस लाइन डाटा के अंतर्गत, जो बेस लाइन डाटा है उसके अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल की समुचित जानकारी सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत जो आपका परियोजना है उसके आसपास जितनी भी ज़मीन है उसका जन्म घनत्व क्या है, लिंग वितरण क्या है, कौन सी जाति है, और बीमारी और मृत्यु दर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, और आदि विकास कार्यों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसके जो बेस लाइन डाटा है उसके अंतर्गत जो आपका कोई परियोजना है उसके आसपास क्या वातावरण है, आपके जनसंख्या कितनी है, आपका लिंग वितरण कितना है, उनकी क्या करते हैं, उनकी जानकारी को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका प्रभावों की पहचान करना। इस स्तर पर विश्लेषण किया जाता है, यानी इस स्तर पर विश्लेषण किया जाता है कि आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पर जैसे आसपास की वायु में गुणवत्ता में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी प्रभाव जो आपका प्रभाव पड़ रहा है, परियोजना का प्रभाव पड़ रहा है वो किस किस चीज़ पे पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी वायु पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ की मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पद्धतियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है तो वो आसपास की वायु क्या होगी, दूषित होगी। और अगर आपका ये जो वाटर है पॉल्यूटेड निकल रहा है तो पानी क्या होगा, दूषित होगा। अगर परियोजना से ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो वहाँ का आसपास का ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावों की भविष्यवाणी करना, ठीक है। इस स्तर पर परियोजना में चालू होने से पूर्व उस क्षेत्र पर इस यानी भविष्यवाणी करना,
परियोजना के चालू होने से पहले उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसकी क्या करना, मूल्यांकन करना, वो इस मेथड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या रहता है आपका, जैसे आपका दूषित जल क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हम किसी परियोजना को ले जाते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उसमें भविष्यवाणी की जाती है अगर हमारी परियोजना सेटअप होगी तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टॉपिक नंबर 4 यानी प्रभावों का मूल्यांकन करना। इस परियोजना में हमें क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, इसमें मूल्यांकन ये करना होता है कि वास्तव में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यदि परियोजना का ऐसे स्थान पर क्रियान्वित किया जाए जिसके आसपास का वातावरण पर बहुत जैविक बस्ती वाला निवास करती है तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो उनका मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन का मतलब कि उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हमारा पानी दूषित हो रहा है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, ये सारे की पहचान इसमें की जाती है। ठीक है, और मूल्यांकन यानी स्थानांतरित करना भी इसी परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लास्ट वन है आपका न्यूनीकरण उपाय। इसके अंतर्गत विकास परियोजना से अगर कोई आपका प्रभाव पड़ रहा है, उन प्रभावों को हम यानी उसे कम कैसे करें, जैसे आपको प्रभावों को रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए, उन्हें छुटकारा पार करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। जैसे इसमें कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे अगर आपका जल प्रदूषण हो रहा हो तो वहाँ पे क्या लगाने चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, और डिस्पोजल का रूटीन होना चाहिए और रिसाइकलिंग प्लांट होने चाहिए जिससे कि आपका मटेरियल वेस्ट ना हो। ठीक है, ये सब आ जाता है आपका EIA के अंतर्गत। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये सब आता है आपका EIA के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका इस बुक का लास्ट टॉपिक है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन, यानी जो प्रदूषण संबंधी जो आपके अधिनियम है। ठीक है, यानी जो जितने भी आपके कानून हैं। वैसे तो इसके ऊपर एक चैप्टर है, लेकिन उसमें सिर्फ उसमें थ्योरी है कि आपका जल प्रदूषण को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं, उसे क्या सोर्स होने चाहिए। वहाँ से MCQ क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो MCQ क्वेश्चन बनेगा वो आपसे ये पूछ लिएगा जल प्रदूषण अधिनियम कौन सी सन में पारित हुआ था, वो आपको सन याद होनी चाहिए। ठीक है, जो बेसिकली 7 अधिनियम है, बस मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जल प्रदूषण अधिनियम की बात करी जाए तो वहाँ पे जल को दूषित करने से बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे, उसे दूषित होने से कैसे बचाया जाए, उसकी रिसाइकलिंग कैसे करनी चाहिए, यही चीज़ें उनमें आती हैं। ठीक है, पहला जो अधिनियम है वो आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1974। कौन सा, जल प्रदूषण अधिनियम 1974। दूसरा है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 तथा 1987 तक संशोधित। ये अधिनियम 1981 तक तो बना था। MCQ क्वेश्चन में अगर 81 आए तो आप 81 पे टिक करोगे, अगर 87 आए 87 पे टिक करोगे, अगर दोनों आए तो आप 81 पे टिक करोगे। ठीक है, 81 पे जो मेन है ये अधिनियम बना, फिर इसमें धीरे धीरे क्या हो गया, संशोधित, यानी इसमें हम डेवलपमेंट करते गए। ठीक है, इसलिए इसे 81 तथा 1987 तक क्या बोलते हैं, संशोधित बोलते हैं। ये पूछ लिया जाएगा वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना, तो 1981 में, और वायु प्रदूषण संशोधित अधिनियम कब बना, वो 1987 में बना। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम कब बना, 2003 में, 2003 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम कब बना, आपका सन 2000 में। ध्वनि प्रदूषण कब बना, आपका सन 2000 में। नेक्स्ट है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट अधिनियम कब बना, सन 2000 में। और नेक्स्ट है रिसाइकलिंग पुनर्निर्मित प्लास्टिक अधिनियम कब बना, सन 2003 में। ये आपको सन सारी याद होना चाहिए। और आज आपका यहाँ पे 100% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो बता दूंगा, और मैं अपनी ओर से भी देखूंगा अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो मैं उसे कराऊंगा। ठीक है, अब आज के बाद आपकी थ्योरेटिकल क्लासेज हो जाएंगी बंद, और आपकी जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे, MCQ क्लासेज आपकी कंटिन्यूस चलती रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।